हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आए। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उस दिन लगभग 7 महीने के बाद अपने मायके से ससुराल आई थी मैं। अब तो मेरी नन्ही झुनू भी लगभग 5 महीने की हो चली थी। सासू माँ ने लपक कर झुनू को गोद में लेना चाहा तो वह जोर जोर से रोने लगी। दरअसल इतने दिनों से तो मैं अपने मायके में थी। ऐसे में मेरी गुड़िया के लिए उसके पापा को छोड़कर बाकी चेहरे अनजान लग रहे थे। इतनी बड़ी होने के बाद वह अपने ददियाल पहली बार आई थी। घर आंगन सबके अपरिचित चेहरे देखकर वह लगातार रोई जा रही थी। अरे मैं दादी हूँ तुम्हारी, मुझे गैरों की तरह मत देख मेरी बच्ची, मेरी सासू माँ ने। जिसे सुनकर मेरी ननद बीनू भी कहने लगी, यह तो सचमुच हमें परायों की तरह देख रही है। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि भाभी की डिलीवरी यही होने दो माँ, पर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। अब भुगतो। जब 5 महीने तक इसने ननिहाल का ही खाया पिया तो उसका असर इतनी जल्दी कैसे समाप्त होगा। मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू था। वैसे जब से इस घर की बहू बन के आई, मेरी ननद रानी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं था। हर बात में उनके ताने उलाहने मुझे सुनने ही पड़ते थे। बातों बातों में वे अक्सर मुझे यह जता देती थी यह उनका घर है और मेरी हैसियत एक दासी से ज्यादा नहीं है। अगर मुझे चैन से यहाँ रहना है तो मुझे उनके कहे अनुसार चलना पड़ेगा। उनके इस रवैये से मन बहुत दुखता था, पर सासू माँ का मेरे लिए अगाध प्रेम देखकर मैं ननद रानी का हर बार सहती चली जाती थी। पतिदेव की नौकरी दूसरे शहर में थी तो उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद बेमानी था। उनसे अपनी तकलीफ कहती भी तो कैसे। उनके सामने तो घर में सब कुछ सामान्य ही बना रहता। वे छुट्टियों में घर आते और अगली बार मुझे अपने संग ले जाने का वादा करके लौट जाते। गुजरते समय के साथ साथ मेरे माँ बनने की खबर से पूरा परिवार उत्साहित था, पर न जाने क्यों सासू माँ का चेहरा थोड़ा बुझ गया था। अपने मन का वहम समझकर मैं इस बात को छुटलाती रही। खैर, मैं तो इसी बात से खुश थी कि इतनी बड़ी खुशी की खबर पाकर मेरी ननद रानी का मेरे प्रति व्यवहार बदल जाएगा, पर वही ठाक के 3 पात। उनका रवैया मेरे प्रति रूखा ही रहा। अब तो सासू माँ का प्यार भी पहले जैसा नहीं रहा। मन ही मन बहुत परेशान रहा करती थी। वैसे तो वे मेरे खान पान का विशेष ख्याल रखती थी, पर उनकी उदासी अब मेरे समझ से परे था। देखते देखते मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। एक दिन सासू माँ की छाती में अचानक बहुत तेज दर्द उठा। परिवार वालों के साथ साथ मैं भी उन्हें देखकर बहुत परेशान हो गई तथा आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद कुछ दवा वगैरह देकर घर पर ही आराम करने की सलाह दी। उन्हें खड़ाया देखकर मैं बहुत खुश थी। हालांकि गर्भावस्था के दौरान मुझे खूब उल्टियां होती थी, पर मैं अपने दुख दर्द भुलाकर सासू माँ की सेवा किया करती थी। वे बहुत जल्दी सामान्य भी। उस दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने मेरे ससुर जी से मेरी डिलीवरी के लिए मुझे मायके भेजने की बात कही। उन्होंने ससुर जी से अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर कहा कि उनसे यह सब कुछ नहीं संभलेगा। ससुर जी ने चुप रहकर सासू माँ की बात का समर्थन किया, पर मेरी ननद बीनू ने इस बात का विरोध किया। उसने मेरे ससुर जी से कहा, इन दिनों माँ की तबीयत थोड़ी नासाज है तो क्या हुआ, हम सब मिलकर भाभी को संभाल लेंगे। उस दिन पहली बार मुझे बीनू के मुंह से मेरे लिए फूल झड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं खुद भी यूं अचानक मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ एक वर्किंग महिला थी। उन्हें घर और बाहर के काम के लिए मैंने चक्कर गिननी की तरह नाचते हुए देखा था। पापा भी नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे। घर में दादी भी गठिया की मरीज थी। ऐसे में वहां रहकर मैं अपनी माँ को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अब मेरे चाहने भर से होता ही क्या। मेरे पति छुट्टियों में घर आए तो आनंद फानंद में ससुर जी ने मेरे पापा से मुझे वहां भेजने की बात पक्की कर ली। मैंने इस बारे में अपने पति से बात भी करी, मुझे मत मायके भेजो। अगर यहाँ सासू माँ को मेरे रहने से दिक्कत है तो मुझे अपने साथ ही ले चलो, वहाँ कोई ना कोई मददगार हमें मिल ही जाएगा। पर मेरे पति पर मेरी बात का कुछ भी असर नहीं। वैसे भी नई बहू की बातें सुनता ही कौन। चूंकि मेरा 7वां महीना शुरू हो गया था, हफ्ते भर के अंदर ही मुझे मायके पहुंचा दिया गया था। ऐसा नहीं था कि मुझे मायके जाने का मन नहीं होता था या वहां मुझे किसी बात की तकलीफ हो, पर मेरे कारण मेरी माँ और ज्यादा परेशान हो जाए मैं यह नहीं चाहती थी। खैर, खुशी का जबरदस्ती नकाब ओढ़े में अपने मायके पहुंची। मुझे देखकर मेरे छोटे भाई बहन बहुत खुश थे। माँ ने जब दही चीनी से मेरा मुंह मीठा कराया, खुशी के मारे मेरी आंखें छलक आई। तेरी तबीयत तो ठीक है ना मेरी बच्ची? मेरे भरे नयन देखकर माँ ने पूछा। कुछ नहीं, बस सफर की थकान है। वो माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है तो ना चाहते हुए इसे लेकर आना पड़ा। मेरे पति अपनी सफाई पेश करने में लगे थे।
यह भी तो अपना ही घर है जमाई बाबू। समधन जी की तबीयत ठीक नहीं तो क्या हुआ, हम सब है ना मिलकर आराम से सब कुछ संभालेंगे, माँ ने कहा। अरे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें पहुना, ये बुढ़िया दादी भले ही चलने फिरने में थोड़ी लाचार हो गई है, पर बैठे बैठे भी बहुत काम निपटा सकती है। मेरी दादी ने भी अपनी बातों से मेरे माँ का समर्थन किया। माँ और दादी का असीम प्यार देखकर मेरे मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया। मेरे घर पे 2 दिन रुकने के बाद मेरे पति देव फिर आने का वादा करके वापस लौट गए। मेरी माँ पर घर और स्कूल की तिहरी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी भी जवाबदेही आन पड़ी। खैर माँ तो माँ ही होती, उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया था और इनके चेहरे पे शिकन तक भी नहीं आती थी। उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रहती थी, उल्टियां होने की वजह से शरीर में सुस्ती बनी रहती थी। मैं चाहकर भी घर के काम में माँ की मदद नहीं कर पाती थी। छोटे भाई बहन भी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे। ऐसे में मेरा इस हाल में मायके आना मुझे खुद को रास नहीं आ रहा था। मुझे अपनी सासू माँ और अपने पति पर बेहद गुस्सा आता था। उन लोगों ने मुझे इस हाल में अचानक मेरे मायके पहुंचा दिया था। समय निर्बाध गति से गुजरता रहा। मेरी डिलीवरी का समय धीरे धीरे पास आने लगा था। क्योंकि मेरी माँ सारा दिन घर पर नहीं रह सकती थी, तो उन्होंने मेरी देख रेख के लिए मेरी मौसी को बुला लिया। बीच बीच में फोन के जरिए सासू माँ मेरा हाल चाल पूछ लिया करती थी। पति देव भी कुछ दिनों के अंतराल पर आकर मुझसे मिल लिया करते थे। वो लोग चाहे कितना भी प्यार जता ले, पर अंदर से मेरा मन ससुराल वालों के व्यवहार से बहुत दुखी था। 7वें महीने तो मैं मायके ही आई थी, तो 9वां महीना बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था। पूरे मायके वालों की जान मुझ में ही अटकी हुई थी। सुबह से रात तक मेरी ही सब तीमारदारी में लगे रहते थे। उस दिन सुबह से मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। परिस्थिति को भांपते हुए मेरी माँ ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया और मेरे ससुराल वालों तक को मेरी स्थिति की जानकारी पहुंचा दी। ठीक मध्य रात्रि में मेरी नन्ही परी का पदार्पण हो गया। मैं तमाम दुख भूलकर अपनी गोद में अपनी परछाई को निहारा। चौथी पीढ़ी की प्रथम संतान को पाकर सब बेहद खुश थे। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। बिटिया मुबारक को बेगम साहिबा अचानक भीड़ से निकलकर पतिदेव ने गुलाब का फूल मेरी ओर बढ़ाया। उन्हें अचानक आया देख मेरी आंखें छलक आई थी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मेरे घर के आने के बाद पति फिर आने का वादा करके लौट गए थे। कुछ ही दिनों बाद घर में बिटिया के जन्म के उपलक्ष्य में पार्टी का आयोजन हुआ। इस समारोह में मेरे पति के साथ साथ मेरा पूरा ससुराल पर शामिल हुआ। सब नई पीढ़ी की प्रथम संतान को देखकर बहुत खुश थे। 3-4 दिन रुकने के बाद सब वापस लौट गए थे। अभी तो बिटिया 1.25 महीने की भी नहीं हुई और थोड़ी कमजोर भी है, तो उचित समय पर हम तुम्हें और अपनी पोती को बुला लेंगे। अब तो हमें भी इस नन्ही सी जान की बहुत याद आएगी, जाते हुए सासू माँ ने कहा था। तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। मैं बेसब्री से उस उचित समय का इंतजार कर रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ के सिर से दोहरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। देखते देखते मेरी जूनू 4 महीने की हो गई थी, पर ससुराल से हमारे जाने का बुलावा नहीं आया था। अब तो बाहर वाले भी हम पर कटाक्ष करने लगे थे कि जूनू का तो अभी नाना के यहाँ दाना पानी लिखा हुआ है। वैसे बीच बीच में पतिदेव हमसे मिलने आते रहते थे, पर हमें लेकर जाने के नाम पर यही कहते अपनी पोती के लिए अम्मा शुभ तिथि का इंतजार कर रही हैं। आखिर जिस दिन जूनू 5 महीने की हमारे जाने के अर्थात बच्ची के लिए शुभ तिथि का ऐलान हुआ, जिसे सुनकर मेरे मन को सुकून हो गया था। वैसे तो सच कहूँ तो मायके में मुझे बहुत आराम था। जूनू की देखभाल की चिंता नहीं थी, पर माँ के ऊपर अतिरिक्त बोझ से मेरा मन बहुत दुखता था। वैसे भी शादी के बाद बेटियां ज्यादा दिन मायके में रह जाए तो बाहर वालों के पेट में दर्द होने लगता है। आखिर वह उचित समय आ ही गया और मैं जूनू के साथ सबको रुलाकर अपने मायके से रुखसत हो गई। ननिहाल छोड़ते समय मुझसे ज्यादा मेरी जूनू ही रो रही थी। उसका रोना रास्ते भर जारी रहा। अब यहाँ ददिहाल पहुंचकर भी वह सबके अपरिचित चेहरे देखकर सिर्फ रोए जा रही थी। सिर्फ मुझे और अपने पापा को ही ठीक ठाक से पहचान पा रही थी। ऐसे में मेरी ननद रानी का बड़बड़ाना चालू था। धीरे धीरे पहचान ही लेगी हमें। अरे हमारे घर का बच्चा है तो हमसे कितने दिन दूर रहेगी, सासू माँ ने झेपते हुए कहा। हमें आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गए थे, पर हमारी झुनू अपने ददिहाल में किसी को ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। वह मन ही मन अपनी नानी, मौसी, मामा सबको याद करके ठुनकती ही रहती। पर मेरे पति के अपने नौकरी पर लौटते ही मेरी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। मेरे सिवा उनकी ही गोद में झुनू जाती थी। अब तो वह जितनी देर सोती उतनी देर घर के काम कर पाती। इस बात को लेकर भी मेरी नजरानी अक्सर घर में कलह किया करती और भेजो अपनी बहू को मायके। इसके पहले भी मायके में आराम फरमा रही थी और यहाँ आने के बाद भी हम नौकरानी की तरह खट रहे हैं और ये आराम से बच्ची को गोद में लिए बैठी रहती। रोजाना ये रटे रटाए डायलॉग सुनाकर जीना हराम कर रखा था। उस दिन घर में कोई नहीं था और सासू माँ किसी से फोन पे बातें कर रही थी। बहू शब्द सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं ठिठक कर उनकी बातें सुनने लगी। मैंने जानबूझकर बहू को उसके मायके थोड़े ही न भेजा था। उसे अचानक मायके भेजने के फैसले से उसकी माँ को थोड़ा कष्ट जरूर हुआ होगा,
पर मैं क्या करती, मैं भी तो मजबूर थी। बीनू को तो तुम जानती हो, हमारे लाड़ प्यार के कड़े बचपन से ही थोड़ा जिद्दी हो गई है। रही सही कसर हमारे पड़ोसियों ने पूरी कर दी। बगल वाले जिग्नेश जी के परिवार में 4 बहुओं और उनकी इकलौती बेटी कंचन बीनू की सहेली है। उनके यहाँ बहुओं की कोई कदर नहीं। सास ननद के सामने उनकी हैसियत नौकरानी जैसी है। वही सब देख सुनकर तो बीनू बड़ी हुई और वैसा ही व्यवहार वो अपनी भाभी के साथ करती। हमने बहुत कोशिश की बेटे की शादी के पहले उसका ब्याह कर दे, पर यह नहीं हो पाया। बहू को पूरे 9 महीने उल्टियां होती। ऊपर से बीनू का ऐसा अक्खड़ स्वभाव, इसलिए मैंने अपनी बीमारी के बहाने ही उसको उसके मायके भेज दिया। अब ऐसे हाल में उसके पति देवेन के साथ भी नहीं जा सकती थी। नए जगह में जाकर मेरे बेटे के ऑफिस जाने के बाद वह तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती। भले ही उसकी माँ वर्किंग, पर माँ जैसी ममता और देखभाल और कहाँ मिल सकती है, कहती हुई सुबक रही थी सासू माँ। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। अब मुझे माजरा थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था। सासू माँ का प्यार कहीं गया नहीं था। उनकी भावनाएं भले ही मेरे लिए कुछ पल के लिए थम सी गई थी। इसीलिए कहा गया सत्य कभी कभी झूठ की बदली में छुप जाता। उनके बरसते ही सत्य अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे मैंने उस पल महसूस किया। बस एक ही सवाल मेरे जहन में कौन रहा था कि अगर मेरी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य होता तो क्या उसे भी बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.